किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी कि पूरा सत्य बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए उस समय के हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का कार्य था कि सबसे जानकारी लीजिए और क्या तथ्य आपके सामने है उसको न्यायपालिका के सामने रखे ताकि सरकार तक ये रिपोर्ट जाए। अब भ्रष्टाचार के मामले पे चाहे हम बात करें विधान पालिका, कार्यपालिका या हम न्यायपालिका की बात करें या मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, सबकी इच्छा है क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब दो चीजें हैं, मुझे लगता है कि सारे जो अलग अलग स्तंभ है, चाहे सरकार हो, मोदी जी की सरकार है केंद्र में, चाहे यहां पर कोर्ट हो, चीफ जस्टिस साहब हो, गवाही साहब है, या जो भी पूरा टोटल न्याय प्रोसेस है, या मीडिया हो, जनता के हित में क्या अगले कदम होने चाहिए उस पर एक चर्चा बनेगी। दो ही चीजें हो सकती हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या उस जज साहब के खिलाफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए ताकि उन्हें पद से हटाया जाए। अब क्या वो आएगा, कब आएगा, ये तो विधान पालिका और उसके संसदीय कार्यशैली के अंदर में आएगा। दूसरी तरफ क्या एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिमिनलिटी का भी एक प्रश्न उठता है। तो मुझे लगता है कि जब सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जल्द आनी चाहिए। क्या कदम होंगे वो उचित जो भी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको जरूर जानकारी देंगे। क्या रिमूवल का प्रोसेस कब तक शुरू हो सकता है या अगले सत्र में होना चाहिए इस पर? मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है और कई चैनलों ने उस रिपोर्ट को भी सामने रखा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये गंभीर चर्चा बन रही है और हो सकता है कि अनुच्छेद 124 का प्रयोग करके 50 ऐसे सांसद जो है उस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, तो मुझे लगता है जो भी 50 सांसद होंगे या क्या वो कार्रवाई होगी वो संसदीय क्षेत्र में वहीं से जानकारी मिल सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें असम में जो फेक एनकाउंटर्स हुए, ये बहुत अहम आज जजमेंट आया है, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह जी ने जो गंभीर आरोप लगाए गए थे असम के ऊपर में कि वहां की पुलिस जो है फेक एनकाउंटर्स कर रही है, उस पर एक जजमेंट सुनाया और स्पष्ट रूप से ये पाया कि ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है याचिका के माध्यम से कि वहां असम पुलिस ने कोई गलत कदम किया या कोई जो पीयूसीएल जजमेंट है उसका उल्लंघन किया। उन्होंने माना कि यदि गलत कहीं पर भी होता है तो उस पर जानकारी पूरी होनी चाहिए, किसी कोई आरोप अगर लगाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पुलिस जो अपना काम कर रही है उसको शक की निगाह से भी देखना, जब ये कोई जानकारी ऐसा नहीं आया कि बाकी पुलिस ने गलत किया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस मामले को तुषार मेहता जी जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने बहस की और अंत में कोर्ट ने ये जानकारी दी, ये आदेश किया है कि स्टेट की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहां पर वो इसमें जानकारी देगी। यदि कोई सामने आना चाहता है तो वो अपने जानकारी देगी, कोई गलत हुआ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये सबसे उचित रूप से कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसके सामने ये प्रक्रिया है वो उसको देखेंगे और यदि कोई ऐसी गंभीर प्रश्न को लाता है तो उस पर कार्रवाई फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन लेगी। सर, इन इंग्लिश वी वुड लाइक टू नो regard to the question of fake encounters, there is the PUCL judgment and that has to be followed. The petitioner herein had raised an allegation that the Assam police was conducting fake encounters and the Honorable Court, a bench of Justice Suryakant and Justice Koteshwar Singh, on hearing the arguments of Mr. Tushar Mehta, the learned Solicitor General of India, has finally concluded that there is nothing cogent as such to indicate that fake encounters took place, that a procedural lapse was there, if any, and that the POCL guidelines have not been followed. There was nothing on record to show that. However, it has also spoken about what was evident from the court, that the judgment says that a delicate balance has to be maintained. The police must do its work without it being affected. At the same time, if there is an allegation, there must be a mechanism to look at it, for which there is a robust mechanism in the Human Rights Commission framework, and the State Human Rights Commission of Assam, which is headed by a former Chief Justice of the Guwahati High Court, is being asked to send a message out. If there is anyone who feels that there is something that should be investigated, they can approach the Human Rights Commission. on Justice Verma also.
this is a very, very serious incident that took place where one saw the disturbing visuals of bundles of cash being on fire in the residence of Justice Yashwant Verma. To ascertain what were the basic facts, the Honorable Chief Justice of India at that time, Justice Sanjeev Khanna, constituted a committee of two Chief Justices of High Courts and a senior judge of the Karnataka High Court. And that committee brought out the various facts, and it pointed to the direction, as has been reported in the media, that there seemed to have been definitely the presence of cash, and it had to be explained, and no explanation seemed to have come that was cogent or convincing. In that context, the Honorable Chief Justice seems to have sent the report to the government. Let's not forget that when it comes to matters of corruption, whether it is the parliament or the legislative pillar of democracy, whether it's the government headed by the Prime Minister Narendra Modi, which is the executive pillar of democracy, or whether it is the judiciary headed by the Honorable Chief Justice of India, which is the third pillar, or if I extend it to the media, which is the fourth pillar, and the general public, everyone has a stake that there should be no corruption, and action should take place if there is any, or investigation should take place, or process should begin if there are any allegations of corruption. So essentially, it will really boil down to two issues. One is the invocation of Article 124(4) of the Constitution of India, under which a judge can be removed through the parliamentary procedure. And the second is whether there should be a criminal investigation and the registration of an FIR to begin that criminal investigation into the allegations. I feel since everyone is there is no question that any action against corruption should take place, and everyone would be ad idem on that principle, we should await to see what are the decisions in this regard in the near future. So how soon do we expect some initiation of this process of removal? I think that is what we should really hope, that given the fact that everyone would be ad idem on the principle that corruption cannot be tolerated anywhere, keeping in mind the larger protections that are envisaged between the Constitution of India, and therefore what are the steps to be taken which are correct in law and in procedure, we should be hopeful that no one would be ever covering up any act of corruption, certainly not the government of Prime Minister Narendra Modi, and certainly not the judiciary, which would like no taint on it.